हेलो बच्चों, आज हम वेक्टर का सेकंड वीडियो लेकर आ गए। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा वेक्टर क्या होता है, वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टरों का एडिशन कैसे होगा, दो वेक्टरों का रिजल्ट कैसे निकालेंगे, उसका डायग्राम मेथड, रेक्टेंगुलर मेथड, एनालिटिकल यानी मैथमेटिकल मेथड। आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टरों का वियोजन यानी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। हिंदी में बोलते हैं वेक्टरों का वियोजन। देखिए, जो रिजोल्यूशन है वो एक्चुअल में रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन, वेक्टरों को जोड़ने का रिवर्स प्रोसेस है। अभी तक हम लोग दो वेक्टरों को जोड़कर उसका रिजल्टेंट निकालते थे, यानी दो वेक्टरों का रिजल्ट एक सिंगल वेक्टर क्या होगा ये निकालते थे। अब उसी बात को इस तरह से कहा जाए कि अगर दो वेक्टर मिलकर एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हों, तो वो जो अकेला वेक्टर है, जैसे मान लीजिए ये एक वेक्टर है, जो पिछले अभी हम लोगों ने पढ़ा था वो इस तरह से पढ़ा था कि अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो आर हम लोग इसका रिजल्ट करते थे और आर को पढ़ते थे आर इजकल टू ए प्लस बी, यानी आर वेक्टर इन दोनों का रिजल्टेंट है, इन दोनों का सम है। अब इसी बात को देखो यहाँ पे इस तरह से कह सकते हैं कि ए और बी मिलकर इस रिजल्ट के इक्विवेलेंट है, यानी ये जो ए और बी है वो आर का क्या है, कंपोनेंट है। ए और बी वेक्टर कहलाएंगे आर के कंपोनेंट यानी घटक, कंपोनेंट्स हिंदी में बोलते हैं घटक, क्योंकि यही दो मिलके इसके इक्विवेलेंट है। तो जब भी दो वेक्टर मिलकर किसी एक वेक्टर के इक्विवेलेंट हो जाए तो वो दोनों उस अकेले वेक्टर के क्या कहलाएंगे, कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर ए और बी आर के कंपोनेंट्स हैं। हम लोग को जो कंपोनेंट्स पढ़ने हैं वो केवल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पढ़ने हैं, यानी हम लोग को इस तरह से पढ़ना है कि ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अगर ये कोई वेक्टर है ए जो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर काम कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअल में ये जो वेक्टर ए है ये दो वेक्टरों के रिजल्टेंट को यानी सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो दो वेक्टर कौन कौन से होंगे, एक इसकी सीध में हम ले लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका वेक्टर का नाम रख दिया ए एक्स, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में, इसका नाम हमने ए एक्स कर दिया। इसी तरह यहाँ से हमने सीध मिलाया, ये खींच दिया ए वाई। अब देखिए सेम वही चीज़ आ गई पैरेललोग्राम मेथड। ये पूरा एक पैरेललोग्राम बन रहा है। इस पैरेललोग्राम में एक वेक्टर ये ए एक्स, एक वेक्टर ये ए वाई, तो ये डायगोनल क्या होगा, इन दोनों का रिजल्ट। तो वही चीज़ आ गई कि ए एक्चुअल में क्या है, इन दोनों का रिजल्ट है। या इसका उल्टा कहें कि जो ए वेक्टर है उसको हम तोड़ के इन दोनों टुकड़े में कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों मिलकर इसके बराबर होंगे, तो इन दोनों को हम बोल देंगे इस ए वेक्टर का कंपोनेंट। तो इस तरह किसी भी वेक्टर के पहले कंपोनेंट निकालना सीखें। जब भी कोई वेक्टर हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर दिया हो तो हम उसको दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। वो भी कंपोनेंट कौन से होंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, यानी ऐसे दो कंपोनेंट जो आपस में 90 डिग्री पे हो। ठीक, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन फिजिक्स में थ्योरेटिकली होंगे जो वेक्टरों को कंपोनेंट डिवाइड करके किया जा सकता है। तो ध्यान रखिए, फिजिक्स के अंदर जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी किसी एंगल पर काम कर रही हो तो हम ज़रूरत के हिसाब से, अगर हमें ज़रूरत समझ में आती है, तो हम उसके दो कंपोनेंट डिवाइड करके क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं। अब वो वेक्टर क्वांटिटी कुछ भी हो, डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी हो, है ना, फोर्स हो, मोमेंटम हो, तो ज़्यादातर एग्जांपल फोर्स के लिए आते हैं। तो मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ये एक ब्लॉक था, इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये वर्टिकल लेवल है। कह रहा हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे हमने एक फोर्स लगाया ब्लॉक को खींचने के लिए। तो देखिए कोई ब्लॉक पड़ा हो, उसमें रस्सी बांध के ऐसे आप खींचते हैं, तो क्या वो ब्लॉक आपकी तरफ ऐसे आता है, ये ब्लॉक इधर नहीं मूव करेगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में ये जो फोर्स है ये दो अलग अलग फोर्सों का रिजल्ट है, दो अलग फोर्सों से मिलकर बना होगा। वो फोर्स कौन कौन से होंगे, एक ये आ गया एफ एक्स और ये हो गया एफ वाई। तो यानी एक्चुअल में हम इसको इस तरह से नहीं समझ पा रहे थे कि भाई ब्लॉक पे फोर्स इधर लग रहा है तो ये इधर क्यों नहीं गया। तो जब समझने के लिए हमने क्या किया, इसको पहले दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया। अब हम कह सकते हैं कि एक्चुअल में ये जो फोर्स है इन दो के इक्विवेलेंट है। तो अब इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। अब हम कहेंगे इस ब्लॉक के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, एक एफ एक्स एक एफ वाई। ये फोर्स इसको इधर ले आने की कोशिश करता है और ये फोर्स इसको इधर ले आने की कोशिश करता है। तो दो फोर्स का अलग अलग इफेक्ट डिवाइड कर लेंगे। इस तरह जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी किसी एंगल पर हो तो हम उसके दो कंपोनेंट डिवाइड कर लेते हैं और ये दोनों कंपोनेंट का जो सम होगा एक्चुअल में इसके इक्वल होगा।
तो इस बात को हम लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो ए एक्स और ए वाई है वो क्या है, वेक्टर ए का कंपोनेंट है। ये वेक्टर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, इसलिए इस कंपोनेंट को हम बोल देते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और ये वाई डायरेक्शन में है, इसलिए इसको बोल देते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। तो किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में। इनकी वैल्यू भी निकाली जा सकती है। देखिए, अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसकी वैल्यू अगर आपको चाहिए तो ये पूरा ट्रायंगल इतना ले लीजिए। ये ट्रायंगल अगर लेते हैं, ये मान लीजिए ओ पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, क्यू पॉइंट है। अगर ट्रायंगल हम ओ पी क्यू ले लें तो यहाँ से अगर कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू हो गई ए एक्स, इसकी वैल्यू हो गई ए, तो ए एक्स की वैल्यू बन गई ए कॉस थीटा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे साइन थीटा लिए होते तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की वैल्यू किसके इक्वल है, ए वाई के इक्वल है। तो यहाँ से ए वाई अपान ए मिलता, तो ए वाई की वैल्यू मिल जाती ए साइन थीटा। अब हम लोग शॉर्ट में ये बात याद रखते हैं कि जब भी कोई वेक्टर ए थीटा एंगल पर है तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ए कॉस थीटा और एक ए साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल वाला ए कॉस, वर्टिकल वाला ए साइन। यानी अगर ये फोर्स इधर काम कर रहा है, ये एंगल 30 डिग्री है या ये थीटा लेते हैं, थीटा डिग्री है, तो इसके दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में। इसको ले देंगे एफ कॉस थीटा, इसको ले देंगे एफ साइन थीटा। इसमें थोड़ा सा एक समझने वाली बात है जो अक्सर गलतियां हो जाती हैं। अगर इस वेक्टर का एंगल इधर से ना दिया हो, इधर से दिया होता, बोलते एक फोर्स है उसका वर्टिकल से हम कंपोनेंट दे, मतलब एंगल दे दिया जाए कि ये फोर्स काम कर रहा है, इसका ये एंगल दे दिया जाए थीटा, और इसके दो कंपोनेंट करने, तो क्या करेंगे, इसको हम कॉस के साथ लिख दें एफ कॉस थीटा और इसको लिख दें एफ साइन थीटा। ठीक, यानी जिधर एंगल दिया हो उधर वाला कंपोनेंट हमेशा कॉस के साथ लिखा जाता है। वजह क्या, उसका रीजन देख लीजिए। एक्चुअल में थीटा तो ये होना चाहिए था, हॉरिजॉन्टल से हम नापते थे, लेकिन इस बार एंगल जब इधर से दिया तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। और अगर आप इसको एफ कॉस 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो अपने आप साइन थीटा आ जाएगा, और इसको लिखेंगे एफ साइन 90 माइनस थीटा तो अपने आप कॉस थीटा आ जाएगा। इस वजह से सीधे हम लोग याद कर लेते हैं कि जिधर का एंगल दिया हो उधर वाले कंपोनेंट को हमेशा कॉस के साथ लिखेंगे, दूसरे वाले को साइन के साथ। तो ये हो गया, जब भी कोई वेक्टर दिया हो तो उसके दो कंपोनेंट निकालना। अब देखिए, तो बात होती है कि कोई वेक्टर दिया हो उसके दो कंपोनेंट हो तो उसको हम लोग इस फॉर्म में लिख रहे थे, ए इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई। देखो, इसको लोग ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि जो वेक्टर ए एक्स है, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर के टर्म में ले सकते हैं। तो ए एक्स की वैल्यू मैंने ले दी ए एक्स, और इसकी डायरेक्शन क्या थी, एक्स की तरफ, तो इसको ऐसे ले दिया गया। इस तरह इसको ले सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड ए वाई और डायरेक्शन जे। तो वेक्टर को आप ऐसे रिप्रेजेंट करिए या ऐसे, दोनों सेम बात हो गई। और जब इस तरह से लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक वेक्टर है, उसके दो कंपोनेंट हैं, यानी दो से मिलकर बना हुआ है, जिसमें से ए एक्स एक्सिस की तरफ है और ये वाई एक्सिस की तरफ, मतलब ये दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। और जब दो वेक्टर 90 डिग्री पे होते हैं तो उनका जो रिजल्ट हम लोग कैसे निकालते थे, अगर दो वेक्टर ए और बी हो 90 डिग्री पे काम कर रहे हो तो उनका रिजल्ट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर जो ए है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, या शॉर्ट में केवल ऐसे लिख दिया जाए, ठीक, या केवल ए लिख दिया जाए। तो कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ठीक, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में जो वेक्टर है उसको ले लीजिए, जो वाई डायरेक्शन में उसको ले लीजिए, इन दोनों के बीच का एंगल 90 हुआ, दो वेक्टर 90 डिग्री पे है तो उनका रिजल्ट उन दोनों के स्क्वायर के सम के स्क्वायर होता है। ये बात हम लोग पहले पढ़ चुके थे। तो हमने देखा यहाँ पर किसी भी वेक्टर को दो कंपोनेंट में, दो टुकड़े में ले सकते हैं। इसी तरह अगर हम इसके तीन कंपोनेंट में लिखना चाहें, सिमिलरली किसी भी वेक्टर को हम तीन कंपोनेंट में ले सकते हैं, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में और तीसरा कंपोनेंट जेड डायरेक्शन में। तो जब भी कोई वेक्टर अपने कंपोनेंट में लिखा हो तो इस तरह से लिखा जाएगा, और जब इस तरह से लिखा जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वेक्टर इन तीनों के रिजल्टेंट के इक्वल है, और ये तीनों आपस में एक दूसरे से 90 एंगल पर होते हैं। इसलिए इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ठीक, इसके बाद आती है बात कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर था हमारा ए वेक्टर, जिसको हम लोगों ने दो या तीन कंपोनेंट में अलग अलग तोड़ा हुआ है,
तो अगर ये रिजल्टेंट वेक्टर एक्स वाले के साथ थीटा एंगल बनाता था तो हम लोग उसकी वैल्यू क्या निकालते थे, कॉस थीटा की वैल्यू। अभी देखिए यहाँ पर ये ए वेक्टर था, इसका कंपोनेंट जब ये वाला लिए थे ए एक्स वाला, ये एंगल थीटा निकाले थे, तो हम लोगों ने प्रूफ किया था यहाँ से कि कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, बेस अपान हाइपोटेनियस, यानी ए एक्स की वैल्यू आ गई थी ए कॉस थीटा, ऐसे लिखते थे। अगर सिर्फ एंगल की बात करें तो कॉस थीटा क्या आया, ए एक्स अपान ए, यानी एक्स वाले कंपोनेंट में रिजल्टेंट से डिवाइड किया गया। तो यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि अगर कोई वेक्टर अपने 3 कंपोनेंट में दिया हो, कोई वेक्टर इस फॉर्म में दिया हो ए इक्वल टू ए एक्स आई ए वाई जे प्लस ए जेड के, अब मान लीजिए ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाता है और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाता है, तो कॉस अल्फा की वैल्यू हमारी आएगी ए एक्स अपान ए। अभी तक हम लोग थीटा लिखते थे कि हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल है तो कॉस थीटा ए एक्स अपान ए आता था। अब हमने कि मान लिया कि जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है वो एक्स के साथ अल्फा एंगल है, वाई के साथ बीटा एंगल है और जेड के साथ गामा एंगल है, तो कॉस अल्फा की वैल्यू ए एक्स अपान ए, इस तरह से कॉस बीटा की वैल्यू आ जाएगी ए वाई अपान ए एंड कॉस गामा की वैल्यू आ जाएगी ए जेड अपान ए। तो ये जो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा मिलता है, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर। और 3 डायरेक्शन कोसाइन हो गए, इन तीनों को स्क्वायर करके अगर सम कर दिया जाए तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस का स्क्वायर बीटा प्लस का स्क्वायर गामा, ये तीनों मिलके 1 होता है, इस बात को याद रखना है। तो जब भी कोई वेक्टर अपने 3 कंपोनेंट में दिया हो तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, ये मालूम हो गया। इनके तीनों आई जे और के का जो मल्टीपल है उनका अंडर रूट स्क्वायर का सम कर लीजिए। अगर ये रिजल्टेंट वेक्टर एक्स के साथ अल्फा एंगल बनाता है, वाई के साथ बीटा एंगल, जेड के साथ गामा एंगल, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा की वैल्यू जो आएगी, इस कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को हम लोग डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं, ठीक। और इन तीनों का स्क्वायर का सम जो होता है 1 होता है। ये हो गया वेक्टरों का वियोजन। अब इस पर 2 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए सपोज कर लिए क्वेश्चन दे दिया जाए, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, force of 5 Newton acts an angle 60 degree from vertical direction. वर्टिकल डायरेक्शन से 60 एंगल पर एक फोर्स काम कर रहा है 5 न्यूटन का, तो इट्स वर्टिकल कंपोनेंट, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो कितना होगा। मान लीजिए ऑप्शन दे दिया जाए 10 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन एंड 2.5 न्यूटन। तो कह रहा है एक फोर्स है 5 न्यूटन का है, 60 एंगल पर काम कर रहा है, लेकिन ये 60 एंगल हमको हॉरिजॉन्टल से नहीं दे रहा, वर्टिकल से दे रहा है। यानी डायग्राम में शो करें, ये हमने एक्सिस बना दिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन। अब एक फोर्स 5 न्यूटन का काम कर रहा है ऐसे, ये फोर्स है 5 न्यूटन का और इसकी डायरेक्शन वर्टिकल से 60 दे रहा है, यानी ये एंगल 60 दिया हुआ है और बोल रहा है इसका वर्टिकल कंपोनेंट बताइए। तो देखिए इसके 2 कंपोनेंट होंगे, जो एक्स की तरफ होता है उसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इधर जो होता है वो वाई, यानी ये वाला कंपोनेंट आपसे पूछ रहा है, ये एफ एक्स हो गया और ये एफ वाई हो गया, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या तरीका, 2 तरीके हो गए। एक तो ये तरीका है भाई जिधर एंगल दिया उधर वाले को हमेशा कॉस के साथ लिखते हैं, और अगर आप इस तरह से करना चाहते हो तो 60 है तो ये 30 हो जाएगा, उससे भी कर सकते हैं। तो सीधे देखिए जिधर एंगल दिया उधर वाला हमेशा कॉस के साथ लिखा जाएगा। तो ये जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है ये आ जाएगा एफ कॉस 60, एफ की वैल्यू 5 न्यूटन है, कॉस 60 1/2, ये आ गया 2.5 न्यूटन, ये ऑप्शन सही। यह आपको अगर रटा हुआ है कि कोई वेक्टर किसी एंगल पर दिया हो तो उसके 2 कंपोनेंट, इधर वाला हमेशा कॉस इधर वाला साइन, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये 60 एंगल दिया हो तो आप इसको 30 लेंगे, ये वाला हो जाएगा एफ साइन 30, सॉरी कॉस 30, और ये हो जाएगा एफ साइन 30। इससे भी निकालें तो भी आंसर आएगा, एफ की वैल्यू 5 साइन 30 1/2, तो भी यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका याद रखिए कि जिधर एंगल दिया हो उधर वाला कंपोनेंट हमेशा कॉस के साथ रखा जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इफ वेक्टर 0.5i
प्लस 0.8j प्लस सी के रिप्रेजेंट a unit vector, then the value of C will be ऑप्शन है 0.11, 1, 0.01 एंड 0.34। कह रहा है एक वेक्टर है जो अपने कंपोनेंट के फॉर्म में दिया है, ये पूरा है, वैल्यू इसकी दिया है, नाम आप कुछ भी रख लीजिए। सपोज के लिए इस वेक्टर का नाम हमने रख दिया ए, तो ए वेक्टर है जिसके कंपोनेंट हैं 0.5i, 0.8j प्लस सी के, और कह रहा है ये रिप्रेजेंट करते हैं किसको, यूनिट वेक्टर को। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो वेक्टर है यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, या मतलब इसका वैल्यू 1 दे दिया। इस वेक्टर की वैल्यू 1 हमको पता है, तो बताइए सी की वैल्यू क्या होगी। तो जब इसकी वैल्यू 1 है यानी इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ 0.5 का स्क्वायर, 0.8 का स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। लेकिन इसकी वैल्यू हमको 1 दे रखा है, यानी यहाँ पर ऑलरेडी 1 हो गया। ये हो गया आपका 0.25, 0.64 प्लस सी स्क्वायर। स्क्वायर हटा दीजिए, इधर 1, ये दोनों ऐड हो गए, 0.89 प्लस सी स्क्वायर। इधर ला के माइनस करते हैं, सी स्क्वायर हो गया 1 माइनस 0.89, सी स्क्वायर आ गया 0.11, तो सी की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ 0.11। ये हमारा ऑप्शन हो गया पहला। तो जब भी कोई वेक्टर कंपोनेंट में दिया हो, बोल दे यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इसकी वैल्यू 1 है, ठीक। या इसकी वैल्यू दे दिया जाए, उस टाइप क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर दिया जाए एक वेक्टर है 3i प्लस 2j माइनस 5k, एक वेक्टर b है 6i प्लस 3j प्लस 2k। अब देखिए जितना हम लोग पिछला पढ़े हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अब इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बताइए। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। सिंपल हमेशा प्लस के साथ लेंगे, देखिए यहाँ पर माइनस है, फिर भी हम लोग प्लस का ही रहते हैं, क्योंकि अगर माइनस का ले भी लेंगे तो स्क्वायर करने पे प्लस हो जाएगा। इसलिए सीधे याद रखें, जो इसका मल्टीपल्स होता है आई, जे और के का, इनके स्क्वायर को सम करते हैं। तो सॉल्व कर लिए, ये आंसर आ गया 9, 4 और 25, सबको ऐड कर लें तो 9, 4, 13 प्लस 25 कितना हो गया 38। तो कोई वेक्टर कंपोनेंट दिया उसका मैग्नीट्यूड निकालना सीख गए। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कर लीजिए, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। फिर अगर पूछता है a प्लस बी की वैल्यू बताइए, तो a प्लस बी मतलब ऐड कर दीजिए सीधे, 6 प्लस 3 9i प्लस 3 2 5j, ये 2 ये माइनस का है तो माइनस का 3k। अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछता है तो इसी में कर देंगे अंडर रूट ऑफ 9 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो वेक्टर को ऐड भी हो गया। वेक्टर का डिफरेंस करना है, a माइनस बी निकालना है, तो a में से b माइनस करिए, 3i में से 6i माइनस हुआ माइनस 3i, 2i में से इसको माइनस किए माइनस j, इसमें से इसको माइनस किए माइनस 7k। b माइनस a निकालना था तो b में से a माइनस करेंगे तो यही प्लस में मिल जाएगा 3i प्लस j प्लस 7k। तो जब भी वेक्टर कंपोनेंट के फॉर्म में दिया हो तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, उनको ऐड कर सकते हैं, उनका डिफरेंस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी हम लोग को आगे पढ़ना हुआ है। इसके अलावा एक क्वेश्चन उसमें बन जाएगा कि वेक्टर ए का कैप बताइए, यानी यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो क्या करते हैं, उस वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो वेक्टर ए कैप चाहिए, तो ए वेक्टर हमको दिया हुआ है 3i प्लस 2j माइनस 5k, और इसका मैग्नीट्यूड हमने निकाला है अंडर रूट 38। ये हमारा आंसर हो गया। बहुत करेंगे इसको अलग अलग टर्म में ले सकते हैं, 3/38i प्लस 2/38j माइनस 5/38k, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया वेक्टरों का कंपोनेंट फॉर्म निकालना, वेक्टर कंपोनेंट में रिप्रेजेंट करना। अब हम लोग को पढ़ना है वेक्टरों का प्रोडक्ट क्या होगा, दो वेक्टरों का प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स
देखिए वेक्टरों का प्रोडक्ट 3 पार्ट में पढ़ लें। जब वेक्टर और स्केलर आपस में प्रोडक्ट होंगे तब क्या होगा, इनका प्रोडक्ट क्या है। जब भी किसी वेक्टर में किसी स्केलर से प्रोडक्ट करेंगे तो क्योंकि स्केलर में डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए जब किसी स्केलर का वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे तो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होगा, डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर बोलता है एक फोर्स है 3 न्यूटन का ईस्ट की तरफ, तो बताइए इसमें 2F की वैल्यू क्या होगी। तो हमने क्या किया, F वेक्टर में एक स्केलर 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर सिर्फ इसकी वैल्यू चेंज होगी। ये 3 था, इसका डबल हो गया 6 न्यूटन, डायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो किसी स्केलर से वेक्टर में मल्टीप्लाई करने से डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होता है। इसी तरह डिवाइड करेंगे तो भी यही चीज़ बात होगी। अगर 1/2 पूछता है तो क्या 3/2 न्यूटन, डायरेक्शन वही रहेगी। ठीक, वेक्टर और वेक्टर का जब प्रोडक्ट होगा तो आपको ध्यान देना है, क्योंकि उसमें दोनों के पास डायरेक्शन है, तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा। तो वेक्टर का जो प्रोडक्ट है वो हम लोग 2 तरह का पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं स्केलर प्रोडक्ट और एक पढ़ते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब हुआ कि जब 2 वेक्टर क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई हों, वेक्टर इनटू वेक्टर, और जो रिजल्ट आए वो क्या आ जाए, स्केलर। अगर 2 वेक्टरों का प्रोडक्ट हमको रिजल्ट में स्केलर देता है तो इस जगह पे हम कहेंगे दोनों वेक्टरों के बीच में जो प्रोडक्ट हो रहा है उसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट। और इसमें लिखने के लिए सिंबल हम लोग डॉट का इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए इसका दूसरा नाम होता है डॉट प्रोडक्ट। 2 वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, इसको लिखेंगे कैसे। अगर मान लीजिए 2 वेक्टर ए और बी हैं, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो इन दोनों का जो स्केलर प्रोडक्ट है यानी डॉट प्रोडक्ट लिखा जाएगा ए डॉट बी। ए डॉट बी का मतलब हुआ, पहचान है कि ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और इनके बीच डॉट लगा हुआ है। इससे हिंट मिल रही है कि इन दोनों के बीच में जो प्रोडक्ट हो रहा है वो प्रोडक्ट कैसा है, स्केलर प्रोडक्ट। मतलब जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, डायरेक्शन उसमें नहीं होगी। ठीक, इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल इसका होगा वर्क, पावर, ठीक, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे वर्क के बारे में बात की जाए तो आप क्या पढ़ते हो, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन होती है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन वर्क क्या है, वर्क तो स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब जब भी वर्क को हम लिखेंगे तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी, इनके बीच में क्या लगाएंगे, डॉट। इसी तरह पावर, पावर को लिखते हैं फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन पावर स्केलर है तो इसको लिखेंगे एफ डॉट वी। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी डॉट ए। तो जब भी 2 वेक्टर मिलकर रिजल्टेंट स्केलर देंगे तो वहाँ पर दोनों वेक्टर के बीच सिंबल क्या बनेगा, डॉट का। और इसका एक्सप्लेनेशन क्या होता है, यानी डॉट प्रोडक्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है उसको देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो डॉट वेक्टर की जो प्रॉपर्टीज़ है, पहली प्रॉपर्टी है कि अगर 2 वेक्टर थीटा एंगल पर काम कर रहे हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, उन दोनों का मैग्नीट्यूड लेंगे और उनके बीच का एंगल कॉस के साथ लिया जाएगा। तो स्केलर प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें पहली प्रॉपर्टीज़ हम लोग क्या पढ़ेंगे कि अगर 2 वेक्टर ए और बी, देखिए ए वेक्टर मान लीजिए इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, बी वेक्टर इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, इनके बीच का एंगल थीटा है। तो अगर 2 वेक्टर थीटा एंगल पर होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी, इसकी वैल्यू होती है दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और इन दोनों के बीच का एंगल लेंगे कॉस के साथ। ठीक, ये इसका एक्सप्लेनेशन होता है। 2 वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट उनकी मैग्नीट्यूड और उनके बीच के एंगल के कोसाइन के इक्वल होता है। इसीलिए हम लोग वर्क का फॉर्मूला जो पढ़ते थे एफ डॉट डी, और फिर इसको एक्सप्लेन करते लिखते एफ डी कोस थीटा। इसी तरह पावर इक्वल टू एफ डॉट वी यानी एफ वी कोस थीटा। फाई इक्वल टू बी डॉट ए यानी फाई इक्वल टू बी ए कोस थीटा। ये एंगल कोस के साथ इसीलिए लिया जाता था। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टीज़ ये है कि जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, यानी साहचर नियम का पालन करता है। साहचर नियम, कम्यूटेटिव लॉ, तो ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या हुआ कि ए डॉट बी इज इक्वल होता है बी डॉट ए।
चाहे ए में बी का प्रोडक्ट करिए या बी में ए का प्रोडक्ट करिए, दोनों की वैल्यू सेम होगी। इसको फॉर्मूले से समझ भी सकते हैं कि देखिए ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, तो ए डॉट बी आया ए बी कॉस थीटा। जब ए डॉट बी निकालना था तो ए से बी तक का एंगल लेंगे, ठीक। अब अगर हमको बी डॉट ए निकालना है, बी डॉट ए, तो क्या करेंगे, बी से ए तक का एंगल लेंगे। तो ए से बी का एंगल ये थीटा है, तो बी से ए का एंगल क्या होगा, माइनस थीटा। या इस तरह समझ लें, ए से बी तक का एंगल थीटा और फिर बी से ए तक का एंगल ये होगा 360 माइनस थीटा। तो बी डॉट ए जब लेंगे तो बी ए कॉस 360 माइनस थीटा, और कॉस 360 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा। इसलिए हम ये भी वही मिल गया, ठीक। तो इस तरह समझ सकते हैं। और कुछ लोग इस तरह समझते हैं भाई ए से बी तक का एंगल थीटा है तो बी से ए तक का एंगल माइनस थीटा होगा, तो माइनस थीटा अगर रखोगे तो भी आपको मालूम है कास माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो इस तरह से हम कहेंगे ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों इक्वल होते हैं, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी इसमें फॉलो होगा, वितरण नियम जिसको हिंदी में बोलेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब हुआ ए डॉट बी प्लस सी अगर लिखा हुआ है तो इसको ए डॉट बी अलग और प्लस ए डॉट सी अलग कर सकते हैं। इस लॉ को ये फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक। तो ये प्रॉपर्टीज़ हो गई। तो चौथी प्रॉपर्टीज़ है कि अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, ए परपेंडिकुलर बी, दैट इज़ इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, देन cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो जब हम ए डॉट बी निकालेंगे तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ए बी cos 90 यानी 0। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, या इसका उल्टा कहा जाए कि जब भी दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो समझ जाना वो दोनों परपेंडिकुलर हैं। इसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। 5th नंबर है कि अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल हों, यानी इनके बीच का जो एंगल है 0 डिग्री है, सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो उस समय जो इनका डॉट प्रोडक्ट होगा वो इनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक। और इसका एग्जांपल भी इस तरह समझ सकते हैं। इसी एग्जांपल समझ लें आई डॉट, चलिए यहाँ पे इसका देखते हैं पहले प्रोडक्ट में एग्जांपल में लिख देंगे आई डॉट जे। आई क्या होता है, एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर, जे होता है वाई एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर, यानी इन दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ 90। जब दो वेक्टर 90 एंगल पे हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा 0। इसलिए आई डॉट जे या जे डॉट आई दोनों की वैल्यू 0, क्योंकि ए डॉट बी या बी डॉट ए सेम होता है। इसलिए आई डॉट जे या जे डॉट आई 0, जे डॉट के हो या के डॉट जे हो 0, ठीक। के डॉट आई है या आई डॉट के है 0। तो सीधे शॉर्ट में इस तरह याद कर रखते हैं कि जब भी वेक्टर कंपोनेंट हो आई जे के, तो जब डिफरेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे डॉट प्रोडक्ट तो 0 हो जाएगा, चाहे आई का जे में हो, आई का के में हो, के का जे में हो, जे का के में हो, ये सब क्या हो जाते हैं 0। लेकिन जब इनके बीच का एंगल 0 हो, जैसे आई डॉट आई क्या हुआ एक्स एक्सिस डायरेक्शन, ये भी एक्स एक्सिस डायरेक्शन, मतलब दोनों डायरेक्शन सेम डायरेक्शन हुआ, मतलब दोनों के बीच का एंगल 0। जब दो वेक्टरों के बीच का एंगल 0 होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट उन्हीं के मैग्नीट्यूड के इक्वल आएगा। तो इनका मैग्नीट्यूड कितना 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, तो 1 × 1 तो 1। तो सीधे हम याद कर लेते हैं आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1 या के डॉट के 1। तो इसको सीधे हम लोग किस तरह से करते हैं, डिफरेंट की वैल्यू 0 होती है और सेम प्रोडक्ट की वैल्यू 1 होती है। 6 नंबर आता है सेल्फ प्रोडक्ट। किसी वेक्टर का खुद में अगर मल्टीप्लाई हो रही है ए डॉट ए, जब किसी वेक्टर का सेल्फ प्रोडक्ट होता है तो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है, डायरेक्शन का सिंबल हट जाएगा, ए डॉट ए इक्वल टू ए स्क्वायर। इससे भी इसका एग्जांपल बन सकता है। देखिए सेल्फ प्रोडक्ट हो रहा है आई डॉट आई, तो सीधे क्या किया उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ठीक। तो ये हमको इतनी बातें याद रखनी है। और इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे करने हैं, तो एक क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए इसका क्वेश्चन है, अगर कोई वेक्टर इस तरह से दिया हो a इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 5k एंड वेक्टर b इक्वल टू आ गया माइनस का i प्लस 3j प्लस 2k, और आपसे बोलता है a डॉट b निकालिए, a डॉट b। तो देखिए a की वैल्यू हमारी है 3i माइनस 2j प्लस 5k, फिर डॉट b की वैल्यू है माइनस i प्लस 3j प्लस 2k।
नॉर्मल अलजेब्रा की मैथ की बात करें तो अगर इस तरह से दो पॉलिनोमियल्स दिए हों, दो हमारे व्यंजक दिए हों, तो उन दोनों का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? इसमें से एक को लेंगे 3i और इन तीनों मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर -2j लेंगे, तीनों मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसको लेंगे, तीनों मल्टीप्लाई कर देंगे और सबको सॉल्व कर लिया। लेकिन हमको ये पता है कि जब 3i का मल्टीप्लाई जब यहाँ पे करेंगे तो जब i का j के साथ मल्टीप्लाई होगा तो i और j का प्रोडक्ट कितना आता है? 0। इसलिए ये पूरा पोर्शन हमारा 0 कर देगा। इसी तरह i को जब k के साथ ले जाएंगे तो भी 0 हो जाएगा। तो जब हमें ये ऑलरेडी पता है कि डिफरेंट का मल्टीप्लाई 0 होना है, तो इसका शॉर्ट तरीका क्या होता है कि हम लोग सेल्फ यानी सेम का प्रोडक्ट करते हैं। i वाले का प्रोडक्ट केवल i के साथ करेंगे, j का j के साथ करेंगे और k का k के साथ। तो देखिए यहाँ पे i वाला प्रोडक्ट 3i और यहाँ पे -i, तो नंबर्स के मल्टीप्लाई 3 और -1 आएगा -3 और i डॉट i मिलकर क्या बन जाएगा? 1। j का j में करो -2 + 3 यानी -6, j डॉट j 1 हो गया। k में करेंगे 5 + 2 10 और k डॉट के 1 हो गया। तो -3 -6 + 10 यानी आंसर आ गया 1। तो जब भी दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो आप सेम का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाकी सबको छोड़ दीजिए। और कभी दो डॉट वेक्टरों का इस तरह से मैंने डॉट प्रोडक्ट किया और मान लीजिए 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो दोनों परपेंडिकुलर होंगे। उसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लिया जाए कि सपोज कर लो कि ये वेक्टर दिया हुआ है a 3i - 5j + ck, एक वेक्टर है b 2i + 3j + 2k। कह रहा है कि a और b जो हैं ये आपस में परपेंडिकुलर है, a एंड b आर परपेंडिकुलर, देन वैल्यू ऑफ c विल बी, ऑप्शन दे दिया जाए। चलिए ऑप्शन नहीं देते हैं, अभी सॉल्व करते हैं इसको ऐसे ही कि दो वेक्टर दिए हुए हैं, कह रहा है ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो जाहिर है हमको पता है कि जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 कर दिया जाए, a डॉट b = 0। डॉट प्रोडक्ट निकालिए, सेम का मल्टीप्लाई करेंगे, i का i में कितना हो गया 6, j का j में किया गया -15, k का k में किया गया 2c = 0। तो 2c = कितना आ गया? -9 हो गया, क्या हो गया +9, c की वैल्यू मिल गई 4.5। ठीक, इस तरह से दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट आसानी से निकाला जा सकता है। इसके ज़्यादा जो क्वेश्चन होते हैं वो परपेंडिकुलर बेस पर ही बनते हैं। इन पर कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर दिया हो, किसी एक कंपोनेंट को गैप कर दिया जाए, उसकी वैल्यू पूछे, या दो वेक्टर दिए हों बोले इनके बीच का एंगल बताइए, उसमें इसका यूज़ होगा। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट जो है इसको भी उसी के साथ हम लोग पढ़ लेंगे। तो तीसरी वीडियो के लिए आप वेट करिए, तब तक के लिए